है अपना फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की बात करेगा, काफी हद तक अपना हो चुका है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन ने चैप्टर पढ़ा था ये उसके अंदर में पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। ये बता रहा है आपको, देखो बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यूजेस क्या क्या है वो सब बता रहा है। अब मेन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। आप जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, बराबर। वो डिस्क्लोजर्स आप देते हो नोट्स टू अकाउंट्स में समझाने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको समझाने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये तो फंडामेंटल अजम्पशंस है, इसके लिए डिस्क्लोजर मत दो। मतलब ये तो अज्यूम्ड है, ये तो सामने वाले को भी पता है, इसके लिए कोई डिस्क्लोजर मत दो। पर अगर इसको फॉलो नहीं किया तो डिस्क्लोजर देना। यानी सिर्फ ये 3 के लिए उल्टी कहानी है, बाकी सबका तो डिस्क्लोजर देना है। बाकी बोलते हैं इन 3 के लिए आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, नहीं फॉलो किया तो फिर देना, ठीक है। तो पहला क्या है उसमें, गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस हम बंद नहीं करने वाले, वो ऑब्वियस है। अब अगर बंद करने वाले हो तो फिर बताओ अपने स्टेक होल्डर्स को कि हम बिजनेस बंद करने का प्लान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न है या नहीं है ये मैनेजमेंट बताता है, पर कभी कभी ऑडिटर इस पर डाउट कर देता है। ऑडिटर कैसे डाउट करता है, सोचिए, देखो आपको कैसे डाउट आएगा कि नहीं बिजनेस नहीं चलने वाला, लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि नेगेटिव नेटवर्थ है। नेगेटिव नेटवर्थ यानी शेयर कैपिटल ही नेगेटिव पे जा चुका है, ठीक है। लॉसेज है, पर लॉसेज को आप समझो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, एक होता है ऑपरेटिंग लॉस और एक होता है नेट लॉस। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है पर नेट लॉस पे, समझा क्या बोला? नहीं, ऑपरेटिंग लॉस मतलब कि क्या, प्रॉफिट्स अप टू, यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस है उससे रिलेटेड प्रॉफिट है, पर उसमें डिप्रीसिएशन माइनस कर देता हूँ, फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस कर देता हूँ, तो फिर वो लॉस में। अरे मतलब बिजनेस प्रॉफिट कमाने का कैपेसिटी रखता है, और डिप्रीसिएशन के कारण कोई लॉस आ जाए तो ये तो गलत है ना। तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है, ऐसे में नहीं बोलेंगे, समझ गए। बढ़े आगे। अक्रूवल, मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, मतलब कैश बेसिस पे मत चलो, मेरे को एडवांस में पैसे आ गए सेल के, पर मेरे गुड्स अभी रेडी नहीं है, सेल रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ? करेंगे, गुड्स तो रेडी नहीं है। हाँ सेल किया है पर गुड्स तो रेडी है ही नहीं। अक्रूवल बेसिस के ऊपर कैश आई है सिर्फ, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? अरे जब गुड्स बिकेगा ना, अरे जब पैसा मिलेगा तब, कि जब गुड्स बिकेंगे तब? गुड्स बिक गए क्या? अरे कैश आया है सिर्फ, उसको बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये अक्रूवल का कॉन्सेप्ट है, समझे। हमने खर्चा कर दिया पर सामने वाले ने अभी तक पैसा नहीं दिया, एक्सपेंस बुक करूँ कि नहीं करूँ? करेंगे, भले पैसा नहीं आया। अक्रूवल बेसिस यही तो बता रहा है, पॉइंट क्लियर है। उल्टा चलो, सामने वाले ने पैसा दे दिया पर हमने खर्चा नहीं किया, यानी सामने वाले ने अपना काम कर दिया पर अपन ने खर्चा नहीं किया, यानी अपन ने अब तक के उसको पेमेंट नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा समझो, मतलब कैसा, स्टेशनरी हमने बुलाई, स्टेशनरी आ गई, पर अभी तक के हमने उसको पैसा नहीं दिया है। मैं नोट्स बनाता हूँ, नोट्स प्रिंट होके आ गए, नोट्स पड़े हैं यहाँ पे, मैंने सामने वाले को अभी तक पैसा नहीं दिया, एक्सपेंस बुक करेंगे ना। समझ में आया? यही अक्रूवल का कॉन्सेप्ट है। बढ़े आगे, चलो। कंसिस्टेंसी, आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, आप वो पॉलिसी के बेसिस पे ही अकाउंटिंग करते रहोगे, आप पॉलिसी बार बार बदलोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोग AS10 पढ़ोगे, आएगा आगे। AS10 में 2 मॉडल होते हैं, एक कॉस्ट पे रहने दो मशीनरीज को, एक आप फेयर वैल्यू पे दिखाओ। अब अगर आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे लेके जाते हो तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है कि मेरे को कॉस्ट पे दिखाना है कि फेयर वैल्यू पे दिखाना है, ठीक है। अब ये आपको क्या बताता है कंसिस्टेंसी, कि आप कभी भी एक तरीका जब अडॉप्ट करते हो तो आप वैसा ही अकाउंटिंग करते रहोगे फ्यूचर में। जैसे इस साल मैं बोल रहा हूँ मैं कॉस्ट पे अकाउंटिंग करूंगा, तो मैं अगले साल भी कॉस्ट पे ही अकाउंटिंग करूंगा। अब ऐसा है कि अगले साल मेरी इच्छा होगी नहीं, मैं तो फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करूंगा। अभी करूँ क्या फेयर वैल्यू पे? नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी वही बोलता है आपको कि एक बार आपने कोई पॉलिसी सोची है तो आप वही पॉलिसी कंटिन्यू करो, नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे। पॉलिसी बदली तो डिस्क्लोज करो, समझ में? तो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होती है, ठीक है, इफ नॉट फॉलोड, तो इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और जब भी आप ये अकाउंटिंग पॉलिसी बदलते हो, आप लोगों को ये स्टैंडर्ड अभी नहीं है, ये स्टैंडर्ड ग्रुप 2 में आता है,
पर ध्यान में रखो, जब भी आप ये पॉलिसी बदलते हो तो दो चीजें डिस्क्लोज होती है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो होने पे डिस्क्लोजर क्या होता है कि क्यों पॉलिसी बदली, रीजन फॉर चेंज। आप ऐसी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, रीजन फॉर चेंज, ठीक है। और दूसरा उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिलहाल आपको कोई नहीं पूछेगा, ये ग्रुप 2 में पूछा जाएगा, क्योंकि चैप्टर AS5 करके एक स्टैंडर्ड आएगा, वो बताएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या होता है, ठीक है। बट ध्यान रखो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होने का इंपैक्ट क्या होता है, बड़े एग्जाम पॉइंट से नहीं, ऐसे ध्यान रखो बड़े। अब गोइंग कंसर्न अगर हैम्पर हो गया तो क्या करेंगे? गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया तो वो बोलता है सब कुछ रियलाइज्ड वैल्यू पे दिखाओ। हम लोग एक मेथड फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी मेरे बुक्स में जो दिखेगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे सब कुछ दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 रुपये में, अब आज बेचने गया तो 8,000 रुपये में ही बिकेगा, तो मैं 8,000 में नहीं बेच दिखाऊंगा, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल बेचना नहीं चाहता, मैं फिनिश गुड्स बेचना चाहता हूँ। पॉइंट क्लियर है? तो मैं 10,000 में ही दिखाऊंगा। मशीन है, मशीन मैंने जैसे इसमें 65,000 दिख रहा है, तो 65,000 रुपीज़ की दिखा रहा हूँ, भले आज बिकेगी तो 30,000 में ही बिकेगी, मैं दिखाऊंगा 65 ही। क्यों? क्योंकि मैं बेचना नहीं चाहता। पर जब गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया मतलब अब सब कुछ बिकेगा, तो सब कुछ रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखेगा। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे में अकाउंटिंग कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडर ऑन 31st March 2001 इज गिवन बिलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग लाइफ ऑफ फिक्स एसेट इज 5 years। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट इज इवन, यानी इक्वली यूज होता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000, यानी आज बेचने गया एसेट तो 60,000 में बिकेगा। ट्रेडर्स परचेज एंड सेल इन 2001-2002 अमाउंटेड टू 4 and 4.5 लाख रेस्पेक्टिवली। परचेज एंड सेल दिया हुआ है 1-2 इस साल में। कॉस्ट एंड NRV ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 2002 इज 32,000 and 40,000। कॉस्ट दे दिया और आज वो इन्वेंट्री बेचने गए तो क्या मिलेगा वो दे दिया। एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,900। इस साल के खर्चे, P&L की बात कर रहा है। परचेज दे दिया, सेल दे दिया, एक्सपेंसेस दे दिया। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट से मिल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक उसने लिख के दे दिया। डेफर्ड कॉस्ट इज टू बी अमोर्टाइज इक्वली फॉर 4 years। ये डेफर्ड कॉस्ट दिख रहा है ना 10,000, 4 साल में इक्वली अमोर्टाइज करना है। इस साल का हिस्सा कितना? 2,500। समझ में आया? डेटर्स ऑन 31st March इज 25,000 ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल। Collection of another 4,000 depend on successful reinstallation of certain products supplied to the customer। अब वो बोलता है 25 में से 2 तो डाउटफुल है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और उसके बाद भी बोल रहा है कि बचे हुए 4,000 तभी मिलेंगे जब रीइंस्टॉलेशन पूरा होगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब दो बातें, हम गोइंग कंसर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न है, हैम्पर नहीं हुआ है, कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, तो ये 4,000 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, हम कर देंगे ना रीइंस्टॉल। और अगर गोइंग कंसर्न डाउटफुल है तो फिर 4,000 हमारे माइनस करोगे, रीइंस्टॉल नहीं करेंगे। हो सकता है, श्योर नहीं है अपन, पर ये लाइन आ गई तो एज एन ऑडिटर अपन तो प्रिकॉशन लेके चलेंगे ना। एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, अपन आगे बढ़ेंगे। अपने को जब भी लगता है ना कि नुकसान होने वाला है तो नुकसान को पहले दिमाग में रखो। तो ये 4,000 भी बुक कर देंगे, समझे कि नहीं। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। 5% कम करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, पर ये सेटल होंगे तो ठीक है। तो ठीक है, दोनों ही केस में आ गए। कैश बैलेंस दे दिया। देयर इज अर्ली रीपेमेंट ऑफ पेनल्टी ऑफ द लोन ऑफ ₹2,500। अगर लोन को अर्ली प्रीपे करते हो तो 2,500 की पेनल्टी लगेगी। अरे मैं क्यों अर्ली प्रीपे करूंगा? बोलो बोलो, करोगे क्या आप अर्ली प्रीपे? नहीं। पर अगर गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है तो फिर तो करना पड़ेगा। समझ में आया ना? चलो पहले ना अज्यूम की गोइंग कंसर्न है, उसके बेसिस पे बनाते हैं। तो पहले तो P&L बनाओ। अब 2 कॉलम का स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। ठीक है, T फॉर्मेट में बनाओ, नहीं T नहीं, ये फॉर्मेट को आप जो भी बोलते हो। गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न, पहले P&L बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है।
वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर टी फॉर्मेट में ही है, नॉर्मल जैसा आप पीएनएल हमेशा बनाते हो। कंपनी के हिसाब से अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फर्क क्या पड़ रहा है। टी फॉर्मेट, शेड्यूल 3 मांगा है या कंपनी का नाम दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मेट आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, बुक में आपके आंसर टी फॉर्मेट में ही है। बड़ी, चलो, तो सेल दिया है, सेल सेल कितना दिया है? 4.5 लाख। ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे परचेसेस, कितना दिया है? 4 lakhs। फिर उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, याद आ रहा है? बताओ। अरे 2000, 30 से 32, 30 से 40 क्यों ले रहे हो? 2000, 30 से 32 ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया है। हाँ, 30 से 32, 2000, ठीक है, नेगेटिव। यानी नेगेटिव यानी कैसे लिखूंगा, 4 लाख में ऐड होता हुआ, 4 लाख से डिडक्ट होता हुआ, यानी ये 4.5 लाख हो गया रेवेन्यू। अब एक्सपेंसेस में से 2000 डिडक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो एक्सपेंसेस में से डिडक्ट होता हुआ। ठीक है, बड़े, एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 14,900। डेफर्ड कॉस्ट 2,500। डिप्रिसिएशन कुछ दिया है क्या? है ना, 5 साल। तो 65,000/5 कितना? 13,000। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपेंस हो गया आपका 428,400। तो प्रॉफिट हो गया 21,600, बराबर। बड़े, एक मिनट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रह गया 2,000। 430, 400। 19,600। ठीक है, बड़े, बैलेंस शीट बनाओ।
है, 60,000 का शेयर कैपिटल दिया है। पी एंड एल उन्होंने आपको दिया है 25,000, उसमें अपन ऐड कर देंगे 19,600। ठीक है। अरे 10% लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लिया अपन ने। ठीक है, विल अज्यूम कि वो 4900 में इंक्लूडेड है। उन्होंने भी वही अजम्पशन लिया है, पर मेरे हिसाब से वो गलत है। आपने 3,500 का इंटरेस्ट लेना चाहिए जब 10% लोन लिखा है वहाँ तो। अरे 10% लोन लिखा है ना, अरे ऊपर बैलेंस शीट में। हाँ तो 10% इंटरेस्ट लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है कि वो 14,900 में इंक्लूडेड है। अब मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट अलग से। ठीक है, देव अज्यूम कि 4900 में इंक्लूडेड है वो। फिलहाल अपन भी आगे ही बढ़ते हैं। लोन का अमाउंट है अपना 35,000। ठीक है, अब ट्रेड पेबल्स अपने दिए उसने 12,000। ठीक है, फिक्स एसेट था 65,000, उसमें 13,000 रुपए चले गए तो 52,000। आप सेटल करोगे क्या अभी? अभी तो नहीं करेंगे ना, तो नहीं लेंगे। जब सेटल कर दोगे तो ले लो। ठीक है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, एंटिसिपेटेड गेन्स बुक नहीं करते। स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 32। डेटर्स 23,000 पे आ गए। डेफर्ड कॉस्ट 7,500 और कैश भी उन्होंने दिया है 37,100। तो अगर ये टैली होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा। हो गया टैली। बड़े, अब समझो कहाँ कहाँ फर्क आएगा गोइंग कंसर्न हैम्पर हुआ तो। फिक्स एसेट को अब एनआरवी पे दिखाऊंगा क्योंकि सीधी बातें बेच दूंगा, यानी 60,000 रुपए पे दिखाएंगे। तो वैल्यू 65,000 से 60,000 हो गई, 5,000 रुपए का डिफरेंस जाएगा आपका पीएनएल में डिप्रीसिएशन की जगह पे। 52 नहीं लेंगे, क्या करेंगे अपन? अपन बोलेंगे 65 से वैल्यू 60 हो गई तो 5,000 से कम कर देंगे। समझ में आया? परचेज सेल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनआर गुड्स भी तो अब बिक जाएंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक भी एनआरवी पे ही दिखना चाहिए। तो 40,000 पे दिखाएंगे, यानी चेंज इन इन्वेंट्री अब 30 से 40 दिखेगी, ना कि 30 से 32 रहेगा ना। अब बिक नहीं गया ना, अभी तो गोइंग कंसर्न हैम्पर हुआ है, पड़ा तो है ना आपके पास, तो दिखाएंगे तो सही ना। तो 40 पे दिखाएंगे, 32 पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया। अब सब कुछ रियलाइजेबल वैल्यू पे। एक्सपेंसेस 14,900 ही रहेंगे। डेफर्ड कॉस्ट को आप डिफर कौन से साल में करोगे? अब पूरा यही साल में लेना पड़ेगा 10,000, तो पूरा 10,000 इसी साल में ले लेंगे। पॉइंट समझा? डेटर्स के अंदर ये 4,000 के और डाउटफुल डेट हो जाएंगे, 2 के 6 हो जाएंगे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल अब सेटल करना ही पड़ेगा, तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। लोन का अमाउंट 2,500 से बढ़ जाएगा क्योंकि अब अर्ली प्रीपे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बस ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स के साथ पीएनएल बनाएंगे। देखो सेल उतना ही है 4.5 लाख। इसके अलावा आ गई अदर इनकम, वैसे देखा जाए तो, पर अब अदर इनकम के लिए मैंने कॉलम नहीं छोड़ा है, तो बाद में देख लेंगे अदर इनकम नीचे। परचेस उतना ही है, अब चेंज इन इन्वेंट्री 10,000 आ जाएगी।
30 से 40। एक्सपेंसेस उतना ही है 14,900। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 हो जाएंगे। डेफर्ड कॉस्ट 10,000 हो जाएगा। हाँ, डेप्रीसिएशन 5,000 हो जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000 पे 5%, 600, बराबर ना, 12,000 ही है ना। इसके अलावा एक कॉस्ट और आ जाएगा, पेनल्टी कॉस्ट। वो लोन प्रीपे कर रहे हो, पेनल्टी ऑन लोन 2,500। ठीक है। $22,200 का प्रॉफिट आ रहा है। चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ। बनाओ। PNL 25,000 था और 22,200 ऐड हो जाएगा उसमें। लोन 37,500। क्रेडिटर्स 11,400। ठीक है, समझा ना। फिक्स एसेट 60,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 19,000, डेफर्ड कॉस्ट नील, कैश वही 37,100। 156,100 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। गोइंग कंसर्न के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो ये वाली ऐसी बैलेंस शीट आती है। चलो अक्रूवल का एग्जांपल है। ट्रेडर परचेज आर्टिकल ए ऑन परचेज इन पीरियड 1 फॉर ₹50,000। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है आपको, नीचे पीएनएल अकाउंट आपको बनाना है और ट्रेडर ऑन 2 बेसिस, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख लो। टू कॉलम बनेगा, मैं टी फॉर्मेट में ही बना रहा हूं। एक कैश बेसिस, एक अक्रूवल बेसिस। ठीक है, पहले कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, यानी जो कैश दिया है अगर तो खर्चा है, नहीं तो खर्चा नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडर परचेज आर्टिकल ए ऑन क्रेडिट इन पीरियड 1 फॉर 50,000, ये खर्चा है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो कैश बेसिस पे अगर कर रहा हूँ तो सिर्फ 2,000 रुपए का, सॉरी 50,000 इज नॉट योर एक्सपेंस। ऑल्सो परचेज आर्टिकल बी फॉर 2,000 इन कैश, ये खर्चा है कि नहीं है, ये खर्चा है। सोल्ड आर्टिकल ए
फॉर 60,000 इन कैश, ये इनकम है। आर्टिकल बी 2,500 ऑन क्रेडिट, नहीं है, समझ में है? तो परचेज दिखाओगे 2,000, सेल दिखाओगे 60,000, ठीक है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 58,000, बराबर। ये हो गया फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो परचेज दिखाओगे 50,000 और सेल दिखाओगे 2,500, बराबर। तो लॉस दिखा दोगे 47,500। नहीं, पीरियड 2 की बात कर रहा हूँ। पीरियड 2 में तो कैश में हो गया होगा ना। पीरियड 2 नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। बढ़े, अक्रूवल बेसिस पे अगर देखें तो हमने तो दोनों ही गुड्स अभी खरीदे हैं, 50,000 के भी और 2,000 के भी, तो 52,000 रुपीज का परचेस होना चाहिए। दोनों के दोनों सेल में आ जाएंगे इसी साल में, यानी कि 62,500 का सेल हो जाना चाहिए। तो 10,500 का प्रॉफिट, ठीक है, समझ में आया? ठीक, बड़े, चलो अब हम आ जाते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, अगले कॉन्सेप्ट पे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए, सच और बराबर सच। ट्रू क्या होता है? हर चीज सच बोलना, ठीक है। और फेयर क्या होता है? वो सच से निकलने वाली बात मीनिंगफुल रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे कि सपोज करो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक मोबाइल है और वो मैं मोबाइल किसी को बेच देता हूँ, पर बेचता किसको हूँ? अपने ही रिश्तेदार को। तो सीधी बात है, अपने रिश्तेदार को बेचूंगा तो कुछ डिस्काउंट में बेचूंगा। तो मैंने मोबाइल बेचा, मैंने डिस्क्लोजर दिया है, ये ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है। पर क्या ये पूरी इन्फॉर्मेशन है? नहीं, शेयर होल्डर को ये तो पता ही नहीं चला कि मोबाइल जिसको बेचा गया है वो रिलेटिव है, मतलब उस ट्रांजैक्शन में किसी तरह का कोई डिस्काउंट वगैरह भी इन्वॉल्व है, यानी फेयर नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो फेयर भी होना चाहिए, रिश्तेदार को भेजा है, बेचा है, पॉइंट क्लियर है। तो कभी भी आप ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हो। अब ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए डिस्क्लोजर्स की जरूरत होती है। मैंने सिर्फ पीएनएल बना दिया से बात नहीं बनेगी, डिस्क्लोजर्स दो उससे रिलेटेड, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आपको हर चीज के लिए नोट देना चाहिए, हर चीज का। पर वो बोलता है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो 3 बातों को ध्यान में रखो। बताता हूं आपको 3 बातें कहाँ हैं। इस चैप्टर में नहीं है लगता, अगले चैप्टर में आएगी। इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। जब अगले चैप्टर में आएगी ES1 पढ़ेंगे ना, तब देखते हैं वो 3 बातें। तो ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे होता है, सिर्फ वहां पे उत्तर लिख लो। मटेरियलिटी, हर मटेरियल चीज को डिस्क्लोज करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल से ज्यादा हम एक्चुअल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और प्रूडेंस, अगर नुकसान एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है तो इमीडिएट बुक कर लो, गेन एक्सपेक्टेड है तो कुछ भी बुक मत करो, ठीक है, समझ गए? फॉर्म, FORM,
ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें समझते हैं। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डेफिनेशंस एज पर द फ्रेमवर्क। देखिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस फ्रेमवर्क से बने हैं, यानी जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है समझने में, तो बेस हम फ्रेमवर्क को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेमवर्क आपको हर चीज समझाता है। वो आपको पहले तो बताता है कि एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है? इनटेंजिबल भी होता है। हाँ, हर वो चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाली वो एसेट है। इन्वेंट्री से फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, एसेट है। स्क्रैप से फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। अरे बिक सकता है ना, थोड़ा बहुत मिलता है, एसेट है। समझ में आया? मशीन से फ्यूचर में बेनिफिट है क्या? हाँ एसेट है। क्यों, क्या बेनिफिट है? उससे प्रोडक्ट बनेंगे। इंटेंजिबल एसेट, रॉयल्टी, गुडविल वगैरह सब, उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल एसेट है। समझ में आ रहा है ना? ये सब एसेट्स है क्योंकि इनसे आप फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हो। तो एसेट वही होता है, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज, कंट्रोल होना चाहिए आपका एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट में ऐसा कुछ किया आपने जिसके कारण वो आपका एसेट बन गया, खरीदा होगा। ठीक है ना, कंट्रोल आना जरूरी है उसके ऊपर। कंट्रोल नहीं है तो वो आपका एसेट नहीं है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, जिससे फ्यूचर में फायदा होगा। यानी कंट्रोल नहीं है तो वो एसेट आपका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, ये सपोज करो कि एक गांव है, ठीक है, और ये है रेलवे ट्रैक या रोड है। रेलवे ट्रैक नहीं बनाते अपन, रोड बनाते हैं। रोड है, ठीक है। आपको इस गांव के एकदम बीचों बीच में जमीन मिली, ठीक है, कोई रोड का एक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने बोला कि आप यहां पे फैक्ट्री खोलोगे और वहां के लोगों को मजदूरी दोगे। अरे पर फैक्ट्री तो खोल लोगे, माल लाओगे कहां से और माल ले जाओगे कैसे? रास्ता तो ही नहीं। आप तो चले जाओगे, ट्रक कैसे जाएगी? आप तो पैदल भी चल जाओगे, अरे ट्रक कैसे जाएगी? दिक्कत ये है। तो आप गए सरकार के पास, सरकार को जाके बोला रोड बनाओ। सरकार ने बोला कि ये पूरी की पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे रोड बना दे? नहीं बना सकते, ठीक है। या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप ये समझ लो कि मिलिट्री लैंड है। मिलिट्री लैंड समझता है क्या आपको? मिलिट्री की जमीन है, यानी वहां पे सिर्फ डिफेंस वगैरह के काम हो सकते हैं। तो हम डिफेंस वालों के पास गए परमिशन लेने के लिए, बोला कि भाई जमीन वमीन बना, यानी वहां के पे रोड वोड बनाने दो। तो मिलिट्री वालों ने बोला ठीक है, तुमको रोड बनाना है तो बनाओ, पर ये मत समझना कि वो रोड तुम्हारा है। वो रोड पे हम भी आना जाना कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा हुई तो हम वो रोड को तोड़ भी देंगे। जमीन हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? सामने वाले ने डिस्क्लेमर पूरा दे दिया, आपकी कोई कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपकी तो मजबूरी है, रोड तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपने रोड बना दिया, ठीक है, खर्चा भी हुआ, 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया रोड बनाने में। अब रोड से काम भी हो रहा है, गाड़ी वाड़ी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। बताओ ये रोड मेरा एसेट है कि नहीं है? पास्ट में खर्चा हुआ, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है, कंट्रोल का है। आप फिर एसेट है कि नहीं है? नहीं है, कंट्रोल नहीं है। पॉइंट समझे? पर वही मिलिट्री वाला अगर आपको बोलते हैं हाँ चलो ठीक है 5 साल के लिए, 5 साल तक हम तोड़ेंगे नहीं, फिर कंट्रोल है। पॉइंट क्लियर है? चलेगा। फिर सपोज करो कि आपने एक बिल्डिंग लीज पे ली या एक कमरा लीज पे लिया। सपोज करो यही वाला कमरा लीज पे लिया। अब आपने बोला अपन इस रूम के अंदर 2 क्लासरूम बनाएंगे, ठीक है, किराए पे लिया है। तो आपने बीच में दीवार बना दी, बीच में दीवार बना दी तो 2 क्लासरूम हो गए। अब जगह तो किराए की है, तो आपका एसेट है क्या? नहीं। तो क्या ये दीवार आपका एसेट है? इस पे कंट्रोल है कि नहीं है? दीवार पे कंट्रोल है ना, तो दीवार एसेट है कि नहीं है? दीवार एसेट है, ये दीवार पे कंट्रोल है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? तो ये दीवार को फिर आप एसेट बना दोगे। यानी कि आप ध्यान रखो कंट्रोल होना जरूरी है, सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देखेंगे। क्लियर? बोलो यश, डाउट है? सिर्फ बेनिफिट से नहीं होगा ना, 3 चीजें, पास्ट में खर्चा हुआ, 2 फ्यूचर में बेनिफिट, 3 कंट्रोल। हर वो चीज जिससे बेनिफिट हो रहा है पर कंट्रोल नहीं है, वो थोड़ी ना आपका एसेट है। खरीदा आपने, कंट्रोल कैसे नहीं है? मैंने कोई बिजनेस को खरीदा, 10 लाख के बिजनेस को 12 लाख में खरीदा। अरे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए उस बिजनेस से, मेरे को प्रॉफिट होगा इसीलिए। अरे वो बिजनेस पे मेरा कंट्रोल है, मतलब गुडविल पे मेरा कंट्रोल है। अब वो गुडविल को खराब करना है कि अच्छा रखना, वो मेरे हाथ में।
है कि नहीं, बढ़े आगे तो रहता है। लाइबिलिटी उसी का उल्टा हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट की जगह फ्यूचर में लॉस, वो भी पास्ट ऑब्लिगेशन से ही रहेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स, जिसके सेटलमेंट से क्या होगा, या तो आउटफ्लो होगा या फिर आपके रिसोर्सेज जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है वो जाने वाले हैं, यानी या तो एसेट जाएगा या फिर कैश आउटफ्लो होगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, और ये पास्ट इवेंट्स के कारण हुआ है, तो इट इज योर लायबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक के? आगे बढ़ते हैं, इसमें कंट्रोल की बात नहीं आती। इक्विटी इज शेयर होल्डर्स जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं अदर देन रेसिडुअल इंटरेस्ट, मतलब कुछ नहीं देना उनको। आज किसी ने इक्विटी लिया, मेरे को उसको इक्विटी का पैसा भी नहीं लौटाना है। जैसे कि मेरी कंपनी एजुकेशन ट्री प्राइवेट लिमिटेड, आपने आके शेयर्स खरीदे, कल आपकी इच्छा हो रही कि नहीं शेयर्स नहीं होल्ड करोगे, आप आओ मेरे पास, मेरे को आके बोलते बोले सर वापस से खरीद लो शेयर्स, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसा देने का। इक्विटी पे लिखा ही नहीं है, आपने ले लिया एक बार तो अब आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? तो जब कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता तो इक्विटी होता है, पर कल जाके एजुकेशन ट्री प्राइवेट लिमिटेड खुदा ना खास्ता डूब जाए और कुछ पैसे बच गए एंड में रेसिड्यू, उसमें आपका हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो रेसिड्यू में पार्टिसिपेशन का राइट है आपका, प्रोपोर्शनेट राइट है आपका। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? बस वही होता है आपका इक्विटी। चलो इक्विटी का डेफिनेशन देखो, अरे कहाँ गया इक्विटी, ये रहा, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। कुछ भी रेसिड्यू बच गया तो वो जो भी है वो सब इक्विटी होता है। क्लियर है यहाँ तक? बीच में उन्होंने एक एग्जांपल दिया, वो पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं उसको भी। A Limited entered into a binding agreement with P Limited to buy a custom-made machine for rupees 40,000. At the end of 1/2, before the delivery of machine, A Limited has changed the method of production. The new machine will not be required. The machine ordered and it will be scrapped after delivery. And expected scrap value is nil. बोलो वो मशीन आपके लिए एसेट है कि नहीं है? नई ताज़ी ताज़ी मशीन खरीदी और फिर हमने बोला जान दे यार मेथड ही बदल देते प्रोडक्शन का, मेथड बदल दिए पर मशीन तो आप खरीदना पड़ेगा। मशीन एसेट है कि नहीं है? एसेट है, कैसे बताओ? कंट्रोल है। क्या बेनिफिट, क्या बेनिफिट? स्क्रैप वैल्यू भी नील है। अब खरीद तो लिए पर अब फायदा कुछ नहीं है। वैसी वाली बात है, अभी जैसे वो यूआई कंपनी है ना, उसने नया वाला ये निकाला ऑपरेटिंग सिस्टम। आप मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ करते हो, तो उसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला। आपकी इच्छा हो गई, एंड्रॉयड से बोर हो गए थे, बोले चलो नया ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करेंगे, मार्केट में ताज़ा ताज़ा आया था, एप्पल तो बहुत महंगा है, तो यूआई का उठा के लेके आ गए। अब नहीं जम रहा, बोलो वैसेट आपके लिए वेस्ट है कि फ़ायदा है उसका कुछ? तो यहाँ पे क्या हो गया, और यूज़ ही नहीं करोगे तो वेस्ट है ना, और स्क्रैप वैल्यू नील है, एसेट कहाँ से हुआ? उल्टा आप तो पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी हो गई। समझे? लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द आउटफ्लो ऑफ सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट कैश फ्लो। तो 40,000 को सीधा सीधा लाइबिलिटी बुक कर देंगे, क्योंकि अब मेरे जेब से सिर्फ पैसा जाने वाला है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनकम क्या होता है? इस साल में होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज और एनहांसमेंट ऑफ एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, इनकम क्या है? या तो मेरा एसेट बढ़ रहे हैं वो इनकम है, या तो मेरी लाइबिलिटी घट रही है वो मेरे लिए इनकम है। ठीक है, अदर देन शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन होता है वो, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट। मैंने शेयर कैपिटल इशू किया, अरे वो थोड़ी इनकम है। पॉइंट समझिए? चलो, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्विटी होता है, ये डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। सपोज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इज 523। लॉजिकल है, 5 - 2 = 3। अब एक एक एंट्री से देखते हैं क्या इंपैक्ट होगा। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000, इसकी एंट्री बताओ। कैपिटल लाया 20,000 का, हाँ कैश 22 कैपिटल 20। ठीक है, कैश क्या है?
एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी? एसेट है। और कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, नालायक हूँ। इक्विटी है ना, कैपिटल का की लाइबिलिटी हुई, इक्विटी हुई। समझ में आया? तो मैंने ये 5 में 20,000 ऐड कर दिया, 5.2। लाइबिलिटी उतनी है 2, 3.2 हो गया ना, इक्विटी भी तो 320 भी। चलो, अर्नड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 8,000। अर्नड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंट्री बताओ। कैश टू इन्वेस्टमेंट्स, नहीं ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स यानी पीएनएल। कैश क्या है? एसेट लाइबिलिटी इक्विटी, और वो पीएनएल इक्विटी। इक्विटी हो गया ना इनकम एक तरह से। इक्विटी का इनकम कहाँ जाएगी? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है क्या, लाइबिलिटी है क्या? नहीं, उसमें तो रेसिडुअल इंटरेस्ट है, वो सीधा सीधा हिस्सा ही शोल्डर का है। तो वापस से वही हुआ ना आपका, 5.2 में और 8,000 ऐड हो गया, 5.28 माइनस 2 वही 3.28। लाइबिलिटी ऑफ 31,000 सेटल्ड फॉर 30,000 एंट्री बताओ। ट्रेड पेबल डेबिट कितना? फायदा हुआ है आपको? 30,000 रुपए में 31,000 की लाइबिलिटी सेटल कर रहे हो तो 1,000 का फायदा हो गया ना। पॉइंट क्लियर है क्या? ट्रेड पेएबल क्या है? लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी 31,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, 2 लाख से 31,000 कम 1.69। कैश एसेट है, कम कर दिया, 5.28 से 30,000 कम 4.98। 1,000 डिस्काउंट पीएनएल में गया, पीएनएल पीएनएल यानी इक्विटी 3.29। समझ में आया? चलो, एग्जाम्पल 5, कंटिन्यूइंग एग्जाम्पल 4 अबव, सपोज द ट्रेडर हैज फॉलोइंग फर्दर ट्रांजैक्शंस। फर्दर, फर्दर यानी कि हम लोग वो पीछे से कॉपी कर लेते हैं। एसेट्स हमारे 4.98 के थे, 4.98। लाइबिलिटीज हमारी 1.69 की थी, तो इक्विटी हमारा बैलेंसिंग फिगर 3.29 का था। ठीक है, चलो, वेजेस पेड 2,000 एंट्री बताओ। कैश बैंक डेबिट, नालायक। पीएनएल टू कैश बैंक 2,000। पीएनएल मतलब इक्विटी, इक्विटी को 2,000 से कम कर दोगे, ये देखो 3.27। कैश बैंक एसेट 2,000 से कम हो जाएगा, 4.98 से 4.96। समझ गए? रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000 एंट्री बताओ। क्या कर रहे हैं नालायक इंसान। रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000, पीएनएल इक्विटी 1,000 से कम। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी भरोगे नहीं। रेंट आउटस्टैंडिंग, पीएनएल नहीं। 1,000 से लाइबिलिटी कम, बढ़ गई, सॉरी कम नहीं, बढ़ गई, बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ी ना, हाँ ये हो गया तो 1.7 बढ़े। ड्राइंग्स की एंट्री बताओ। हाँ, यानी ड्राइंग यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, अरे कैश, ड्राइंग कैश में होंगी ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश था आपका एंट्री, आप उसके बाद का एंट्री बता रहे हो कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? 4,000 रुपये, तो बताओ ड्राइंग जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? इक्विटी, 4,000 से कम। और कैश अकाउंट एसेट 4,000 से कम। समझ गए पूरा? बस वही आपको पूरा का पूरा दिखाया हुआ है इधर।
हाँ, ये सब क्वेश्चंस पेपर में पूछेंगे आपको, ये ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए आ जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज नहीं है, बताना है एसेट कम लाइबिलिटी कैसे, एक भी गड़बड़ की पूरा गलत। हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या कैपिटल में जा रहा है, क्या एसेट में जा रहा है, क्या लाइबिलिटी में जा रहा है। एक भी एंट्री थोड़ी भी इधर उधर की गए मार्क्स, समझे। चलो, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेजर करने के चार तरीके हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि क्या, हिस्ट्री, जब जितने में खरीदा उतने में, जब अक्वायर किया वो वाली कॉस्ट। ठीक है। करंट कॉस्ट यानी क्या, आज का बाजार भाव। रियलाइजेबल वैल्यू यानी क्या, करंट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में फर्क क्या है फिर। हाँ, हाँ, मैं फ्यूचर में बेचूंगा 5 साल बाद, वो रियलाइजेबल वैल्यू है क्या। नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू आज की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। हाँ, वही तो फर्क पूछ रहा हूँ मैं भी आपको। नहीं, रियलाइजेबल मतलब आज क्या रियलाइज होगा। नहीं, करंट कॉस्ट इज एंट्री प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू इज एग्जिट प्राइस। सपोज करो आप ताजी ताजी मर्सिडीज खरीद के लेके आए 5 करोड़ रुपए की, और एकदम से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, 5 करोड़ में बिक जाएगी क्या, कितने में बिकेगी। 4.5 करोड़ रुपए तक के बिकेगी, एकदम ताजी ताजी मर्सिडीज, अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो ये हो गया एग्जिट प्राइस, दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू। पर आज वैसी की वैसी मर्सिडीज खरीदने गए तो कितने में मिलेगी, 5 करोड़। ये उसका करंट कॉस्ट। अगले साल यही मर्सिडीज, सेम टू सेम मर्सिडीज 5.25 करोड़ की होगी, पर अब आप एक साल यूज कर चुके हो, तो आप बेचोगे तो कितने में बिकेगी, सपोज करो 4 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिट प्राइस, दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू 4 करोड़, पर करंट कॉस्ट क्या है, 5.25 करोड़। ये फर्क है, क्लियर है यहाँ तक क्या। प्रेजेंट वैल्यू सिंपल कंसेप्ट है, वो बता ही रहा है, प्रेजेंट वैल्यू यानी फ्यूचर में उस एसेट से जो भी अर्न करोगे या जो भी खर्चा लगेगा उन सब का नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, अपन ने सॉल्व किया है क्या प्रेजेंट वैल्यू अभी तक के किसी क्वेश्चन में। ओ, एन्युटी, हायर परचेज, हायर परचेज। ठीक है, वहाँ पे तो वही आपको यहाँ पे बताया हुआ है पूरा का पूरा। एग्जाम्पल 6, एक्स परचेज अ मशीन फॉर ₹7 लाख, he recorded it at 7 lakh. On 1st January, Mr. X found that it would cost 25 lakh to purchase that machine. Mr. X also took a loan from bank of rupees 5 lakh at 18% per annum, repayable at the end of 15th year together with interest. ये मशीन का हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, 7 लाख, और करंट कॉस्ट क्या है, 25 लाख। समझ में आया क्या। अब वो लोन के बारे में क्या बात करेंगे, लोन के बारे में जान दो, अभी बात करके मतलब नहीं है। लोन का हिस्टोरिकल कॉस्ट तो 5 लाख है, अब वो 18% के बारे में उन्होंने क्यों दिया है, वो शायद आगे कुछ यूज होगा उसका। करंट कॉस्ट, मशीन इज अक्वायर्ड फॉर 10,000 ऑन डिफर्ड पेमेंट बेसिस, रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 49 पर डॉलर जिस दिन मशीन लिया। पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट। जिस दिन खरीदा मशीन उस दिन का रेट, आपने तो $10,000 में खरीदा ना, रुपीज का रेट क्या है, 49 पर डॉलर, यानी कि 4,90,000 पर डॉलर, पर। ठीक है, द करंट मार्केट रेट फॉर द सिमिलर मशीन इज ₹5 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, हाँ, $10,000 है वो, डॉलर में नको बताओ जी, रुपीस में बताओ, 4,90,000, और करंट कॉस्ट क्या है, 5 लाख। समझ में आया क्या, बड़ी। चलो, एग्जाम्पल 8, कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन इज 40,000, machine is expected to generate 10,000 of net cash inflow. Net realizable value of the machine on current date is 35,000.
ठीक है, एनआर रियलाइजेबल वैल्यू दे दिया उसने। एंटरप्राइज रिक्वायर्ड अर्निंग रेट इज 10% पर ईयर, यह हो गया डिस्काउंट रेट। एंटरप्राइज कैन आइदर यूज द मशीन टू अर्न 10,000 फॉर 5 years, दिस इज इक्विवेलेंट टू रिसीविंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 फॉर 5 years एट डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, वो 10,000 का 5 साल डिस्काउंट करोगे 10% से, निकालो तो देखो कितना याद है, निकालो निकालो। हाँ 10% से डिस्काउंट है, आने वाले 5 साल 10,000 रुपये मिलेंगे। नहीं, 5 साल हर साल मिलेंगे 10,000, 5 साल बाद नहीं, आने वाले 5 साल हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। नहीं, याद आ रहा है कुछ? थ्री 7,908। 31,000 बोले। ठीक है, लिख लो वहां पे लिखना है तो। एग्जाम्पल 8, ठीक है। चलो, कैपिटल मेंटेनेंस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट क्या होता है वो बता रहा है। CA माइनस CL, CA is closing assets, CL is closing liabilities, closing asset minus closing liabilities minus opening assets minus opening liabilities minus introduction of capital plus drawings।
सपोज करो कि मेरे 10,000 के एसेट्स थे और 8,000 की लाइबिलिटीज थी, तो 2,000 का मेरा कैपिटल होगा। इस बार मेरे एसेट्स 12,000 से हो गए, बराबर, और मेरी लाइबिलिटीज सपोज करो उतनी ही है, ठीक है। तो देखो, CA माइनस CL, क्लोजिंग में एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, 12 माइनस 10 2, CA माइनस CL 12 माइनस 8, सॉरी 4,000, माइनस OA माइनस OL, OA माइनस OL है क्या मेरा? ओपनिंग इक्विटी तो है, और ये क्लोजिंग इक्विटी है, बराबर। 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 2 2, ना मैंने इस बार कोई कैपिटल लाया ना मैंने कोई ड्राइंग की, तो 2,000 का प्रॉफिट। पर सपोज करो कि मेरी लाइबिलिटी 9,000 होती, इसका मतलब देखो 3,000 का डिफरेंस, ओपनिंग 2,000 का डिफरेंस, यानी 1,000 का प्रॉफिट। सपोज करो कि मैंने इस बार कैपिटल 1,000 रुपए का विड्रॉ कर दिया था, यानी ये जो मेरे एसेट्स है ये 11,000 हो गए होंगे ना एक्चुअली, या ये एक्चुअली अगर 12,000 ही है ईयर एंड में, तो ये ओरिजिनली 13,000 रहे होंगे, 1,000 मैंने विड्रॉ कर लिया। तो यहां आपको डिफरेंस 3,000 का ही दिख रहा है। आप बोल रहे हो ओपनिंग के कंपैरिजन में मैंने 2,000 ही प्रॉफिट कमाया, अरे पर 1,000 तो विड्रॉ कर लिया ना, तो प्रॉफिट तो एक्चुअली 2,000 है प्लस ड्रॉइंग। समझा कि नहीं समझा? बढ़ूं आगे? हाँ, नहीं ऐड हुआ, माइनस नहीं हुआ, ऐड हुआ, मैंने ड्रॉ कर लिया था, पॉइंट समझे? सपोज करो कि इस बार मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 2,000 का, तो आप बोल रहे हो 1,000 का प्रॉफिट कमाया, 1,000 आपने विड्रॉ कर लिया था, यानी 2,000 का प्रॉफिट बोल रहे हो। अरे पर 2,000 रुपये तो इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब प्रॉफिट नहीं ले, पॉइंट समझे? वही ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बता रहा है। इन शॉर्ट बस इतना याद रखो, क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी प्रॉफिट होता है, प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इंट्रोडक्शन प्रॉफिट होता है, प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इंट्रोडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल 9, ट्रेडर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1/1/2001, उस फॉर्मूले के ऊपर है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है क्योंकि हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। विद 12,000 represented by 6,000 units of 2 rupees each. During the year, it sold at rupees 3 and withdrew 6,000 rupees. ठीक है, तो आपके पास 12,000 का कैपिटल था, आपने क्या किया, ये 6,000 यूनिट्स को 3 रुपए में बेच दिया, तो 18,000 रुपए आए, और 6,000 रुपए आपने विड्रॉ कर लिए, 12,000 का इक्विटी हो गया, ओपनिंग इक्विटी 12, क्लोजिंग इक्विटी 12, प्रॉफिट नहीं ले क्या? वो फॉर्मूला लगाओ ना, ड्राइंग भी तो है, तो ड्राइंग ऐड करो तो क्या हो गया, 6,000 का प्रॉफिट दिख भी तो रहा है, 18,000 में बेचा आपने 12,000 की चीज। 12,000 कैसे आया था? रिप्रेजेंटेड बाय 6,000 यूनिट्स ऑफ 2 ईच, आपने 3 में बेच दिया तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, समझे? मैंने सिर्फ ड्राइंग ऐड करवाया, बोलो यश। 3 रुपए में बेचे 6,000 यूनिट्स, तो 3 रुपए इंटू 6,000 18,000, ठीक है। उसमें से 6,000 विड्रॉ कर लिए 12,000, तो 12,000 का क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नील हो गया डिफरेंस, पर विड्रॉइंग भी तो है, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट। अब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास 6,000 यूनिट थे 2 रुपए के, 3 रुपए में आपने वो बेचे, रिटेन्ड प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा नील है। अब समझो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अगर करंट परचेसिंग पावर पे आ जाए तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मेरे पास ओपनिंग इक्विटी है 3 लाख रुपए की, जिसका ओपनिंग इंडेक्स है 100, ठीक है, प्राइस इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे। क्लोजिंग प्राइस 3,60,000 होना चाहिए, 120 का इंडेक्स है इसके लिए, समझे? अब ये 120 के इंडेक्स का मतलब समझो पिछले वाले एग्जांपल के साथ,
मेरा 12,000 रुपए का कैपिटल कैसा था? 6,000 यूनिट्स, 2 रुपए के 12,000। अगर इंडेक्स 120 हो गया है, 120, तो 2 रुपए की चीज अगर आज खरीदने गए तो कितने में मिलेगी? हाँ, इंडेक्स 120 हो गया है तो 2 रुपए की चीज अगर आज खरीदने गए तो कितने में मिलेगी? 2 रुपए 40 पैसे। समझ गए? यानी अगर इंटू 6,000 करूं तो होता है 14,400। यानी मेरा क्लोजिंग कैपिटल एट करंट परचेसिंग पावर बोलूं तो 14,400 होना चाहिए, पर है 12,000 क्योंकि मैंने 6,000 विड्रॉ कर लिया। तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अगर मैं आपको पूछूं तो मैं बोलूंगा वो 2,400 नेगेटिव हो गया है कंपेयर टू ओपनिंग। तो मैंने किया क्या? ओपनिंग 12,000 था, मैंने 12,000 को इंटू 120/100 कर दिया कि इतना होना चाहिए क्लोजिंग। समझे? ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करूंगा, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग एक्चुअल को क्लोजिंग इंडेक्स से कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा कि 2,400 नेगेटिव है। क्लोजिंग एक्चुअल कितना है? 12,000। अरे क्लोजिंग एक्चुअल 6,000 ड्रॉइंग है, क्लोजिंग एक्चुअल को क्लोजिंग एस्टिमेटेड से कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा जो डिफरेंस है वो मेरा मतलब वही फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन नेगेटिव चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक के? तो टू मेंटेन द फाइनेंशियल कैपिटल मुझे 14,400 का कैपिटल रखना चाहिए, वो ये यहाँ पे बता रहा है प्रीवियस एग्जाम्पल में। ठीक है, 14,400 रहना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि रिटेन प्रॉफिट आपका नील है, 2,400 नेगेटिव। क्लियर है? यानी वो प्रॉफिट कौन से बेसिस पे निकाल रहा है? वो प्रॉफिट आपको करंट कॉस्ट बेसिस पे निकाल रहा है। यानी आज अगर आप यही चीज पे प्रॉफिट कमाने जाते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होता? ड्राइंग वाइंग के बाद में आपने रिटेन प्रॉफिट कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, पढ़े। अगला आता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। यानी वो वहां फाइनेंशियल पैसों की बात कर रहा था, यहाँ वो एसेट्स की बात करेगा। उल्टी कहानी है, समझ लो। प्रीवियस एग्जांपल, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2.5 पर यूनिट। ठीक है, यानी इंडेक्स है 125, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया। तो अब यहाँ पे फिजिकल यानी यूनिट्स की बात हो रही है। मेरे पास 12,000 यूनिट्स थे, आज वही 12,000 यूनिट्स अगर खरीदने जाऊंगा, सॉरी 12,000 यूनिट्स नहीं थे, 6,000 यूनिट्स थे, तो 6,000 यूनिट्स अगर आज खरीदने जाऊंगा तो 2.5 में मिलेंगे, तो 15,000 हो गया। समझे? पर रिटेन्ड मेरा अमाउंट अगर वही प्रीवियस एग्जांपल से कंपेयर करूं तो 12,000 है। रिटेन करके तो 12,000 ही बैठे हो ना, 6,000 विड्रॉ कर लिए, मतलब है कितना? 3,000 नेगेटिव। समझ में आया? तो यहां दो अलग अलग चीजें चल रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं 12,000 के कैपिटल पे मैं 120 का इंडेक्स लगा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि वो 14,400 होना चाहिए था। मैं एक्चुअली 12,000 लेके बैठा हूं तो 2,400 नेगेटिव। पर अगर मैं मेरे स्पेसिफिक यूनिट्स की बात करूं तो मैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं कि 6,000 यूनिट्स आज खरीदने गया तो मार्केट में 2.5 में मिलता है, तो 15,000 माइनस मैं 12,000 ही लेके बैठा हूं, 3,000 नेगेटिव चल रहा है वो, तो ये रिटेन प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आता है। क्लियर है? वो रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव है, बस वो हाँ लॉस है वो आपका बिजनेस में। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का फर्क आता है। चलो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। इसमें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह पे कुछ क्वेश्चंस है, बस वो देख लो। नहीं, फिजिकल कैपिटल पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। Mohan started the business on 1st April 2001 with rupees 12 lakh represented by 60,000 units of 20 each. ठीक है, during the financial year he sold the entire stock for 30. In order to maintain the capital intact, calculate maximum amount which can be withdrawn by Mohan in the year 1-2 if financial capital is maintained at historical cost. Historical cost पे maintain करना है, तो आप कितना withdraw कर सकते हो? यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कितना रहना चाहिए? जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए, 12 लाख का 12 लाख ही रहना चाहिए। तो आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो बताओ?
6 लाख। बढ़ूं आगे। सपोज करो कि आपको करंट कॉस्ट पे मेंटेन करना है और इंडेक्स दिया है 120, तो कितना विड्रॉ कर सकते हो? इंडेक्स दिया है 120, क्लोजिंग इंडेक्स 120 है, तो कितना विड्रॉ कर सकते हो? अरे देखो, मेरा ओपनिंग कैपिटल 12 लाख है, इंटू 120/100, इंडेक्स 120 है ना। हाँ, अब मैंने बोला ना सपोज करो, करंट कॉस्ट मेथड करवा रहा हूं ना मैं आपसे, तो इसका मतलब कैपिटल कितना रहना चाहिए? 1440 रहना चाहिए क्लोजिंग में। अब बताओ कितना विड्रॉ कर सकते हो? समझ में? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस अज्यूम करो, अज्यूम करो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कि ये जो यूनिट्स है 20 रुपए के, ये 25 रुपए के अगर मिल रहे हैं ईयर एंड पे, तो आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? ये यूनिट्स ईयर एंड में 25 रुपए के मिल रहे हैं, तो आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? अरे 25 रुपए इंटू 60,000 यूनिट्स, 15 लाख मेंटेन करना पड़ेगा। अरे फिलहाल तो 18 लाख है ना, 1440 से कैसे कंपेयर कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कंटिन्यू नहीं हो सकता। फाइनेंशियल कैपिटल का फिजिकल कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए विड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क करके आओगे।